हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। इसमें हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर सेकंड कर रहे थे, जो है आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हमारे पास एक लास्ट टॉपिक रह गया था, वो है आपका चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है कि भाई हमने इतनी सारी जो फॉर्म्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की पढ़ी, उनमें से जैसे कोई भी व्यक्ति है वो कोई बिजनेस शुरू कर रहा, तो कैसे सबसे पहले वो उस चीज़ को डिसाइड करेगा ना कि मुझे कौन सी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। जो हमने पढ़ी कि भी मुझे सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ जाना है, या पार्टनरशिप, या कोऑपरेटिव सोसाइटी, या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये जो हमने 5 फॉर्म्स पढ़ी, तो इन सब के बारे में डिसाइड करता है कि मुझे कौन सी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाना है। तो क्या होता है कि उस चीज़ को डिसाइड करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, कुछ आपके जो है फैक्टर्स होते हैं जो इस चीज़ को अफेक्ट करते हैं। तो वो ये जो सारे पॉइंट है, ये वो फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं जब भी कोई बिजनेसमैन डिसाइड करता है कि मुझे कौन सा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करना है। तो ये फैक्टर्स हम कह सकते हैं, कारक है जो प्रभावित करते हैं उस चीज़ को। तो देखो, जो पहला आपका एक फैक्टर जो प्रभावित करता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन के लिए, वो आता है आपका कॉस्ट एंड ईज ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है कि भाई आप कोई भी जो फॉर्म बिजनेस की चूज कर रहे हो, उसको सेटअप करने का कितना कॉस्ट आएगा, या उस फॉर्म मतलब वो कितना इजी है उस बिजनेस में उस फॉर्म में एंटर करना। तो ये आपका पहला फैक्टर है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या आता है, आपका जो कॉस्ट एंड ईज ऑफ फॉर्मेशन है, नाम से ही पता चल रहा है कि उस फॉर्म कितना कॉस्टली और कितना इजी उसको फॉर्म करना। हाउ इजी एंड चीप इट इज टू सेट अप द बिजनेस। ठीक है, अब जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, भाई उसमें इतनी कुछ फॉर्मेलिटीज नहीं होती, उससे फॉर्म करना आपका इजी और बहुत ही मतलब इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता है वो। बट वहीं पर अगर कोई सोचे कि भाई मैं कंपनी वाला फॉर्म चूज करूंगा अपने बिजनेस के लिए, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और उसके साथ साथ आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना भी कॉस्टली पड़ जाता है। तो पहले तो आपका आ गया कॉस्ट एंड ईज ऑफ फॉर्मेशन। सेकेंड आप क्या होता है आपका लायबिलिटी। अब हमने अलग अलग फॉर्म्स पढ़ी, तो हमने देखा ना कि अलग अलग फॉर्म्स में क्या क्या लायबिलिटी होती है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में जैसे लायबिलिटी अनलिमिटेड है, पार्टनरशिप में भी, तो हमने ये सब कुछ पढ़ा था उसमें। अब लायबिलिटी में क्या होता है, द एक्सटेंट टू विच द ओनर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस डेब्ट्स। ठीक है, जो बिजनेस ने उधार ले रखे लोगों से, बिजनेस के जो डेट्स है, उनके लिए वो कितना रिस्पॉन्सिबल है, उस वो होती है आपकी लाइबिलिटी आउटसाइडर्स को जो उसने देनी है। तो देखो, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप को चूज करोगे तो आपकी लाइबिलिटी कैसी होगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। वहीं पर अगर आप कंपनी और कोऑपरेटिव उसमें जाओगे तो आपकी लाइबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड लाइबिलिटी। अब तीसरा आ जाता है आपका कंटिन्यूटी। तीसरा फैक्टर आपकी कंटिन्यूटी है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निरंतरता। ये आपके प्रभावित करती है किसको, जब भी आप किसी बिजनेस को चूज करते हो। ये जितने भी पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे क्या है कि कोई भी हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज कर रहा है, जैसे कोई भी पर्सन बिजनेस, तो उसको किन फैक्टर को या किन कारक को उसको ध्यान में रखना पड़ता है। तो थर्ड है आपका कंटिन्यूटी। मतलब इसमें यही है कि जैसे अगर जो ओनर है उसकी डेथ हो जाए या कोई छोड़ के चले जाए, तो उसके बाद वो बिजनेस कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा। अब जैसे आपको याद हो, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था कि अगर ऐसा होता है वहां पर कि लैक ऑफ कंटिन्यूटी होता है, क्योंकि वो सिंगल ओनर रहता है सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर उसकी डेथ हो जाती है, वो बीमार है, तो आगे कौन संभालेगा उसके बिजनेस को। ठीक है, तो कंटिन्यूटी में हमें यही है कि बिजनेस आगे कितना कंटिन्यू रहेगा अगर जो उसका ओनर है उसकी डेथ हो जाती है या उसको छोड़ के चला जाता है, इस तरीके से। तो इसमें यही है, वेदर द बिजनेस कंटिन्यू इवन इफ द ओनर डाइज रिटायर, इस तरीके से। देखो उदाहरण के लिए हमने पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में तो कंटिन्यूटी की कमी होती है, बट कंपनी के केस में हमने क्या पढ़ा था कि वहां पर ऐसा होता है कि कोई आए जाए, कंपनी को कुछ भी फर्क नहीं चलता, आपकी कंपनी क्या है, चलती रहती है। तो ये हमने किस में पढ़ा था, आपका कंपनी के केस में। यहाँ पर एक टर्म ये था ना, प्रीपिचुअल सक्सेशन, जिसका मतलब ये था कि कंपनी आपकी निरंतर चलती रहती है, उसको किसी की डेथ से या कोई चला गया, रिटायर होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर फोर्थ है आपका मैनेजमेंट एबिलिटी। देखो कोई भी बिजनेस अच्छे तरीके से चले, उसको के लिए क्या जरूरत होती है, मैनेजमेंट एबिलिटी। अभी आपके घर में आपको सुबह आपका नाश्ता टाइम से मिल जाता है, आपके कपड़े आपको धुले हुए मिल जाते हैं, तो उससे के लिए आपकी मम्मी
घर के कामों को मैनेज कर रहे हो और आपके पापा बाहर के कामों को मैनेज कर रहे हैं, कमा के ला रहे हैं वो, ठीक है, ताकि आपकी जरूरतें आपको सारी फैसिलिटी दी जा सके। तो उसी तरीके से बिजनेस में भी एक अच्छा मैनेजमेंट होना बहुत ही जरूरी होता है, जिसमें आपका ये आता है कि जो स्किल और क्या एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ती है बिजनेस को स्मूथ तरीके से चलाने के लिए। अब जैसे हमने पढ़ा था कि भाई सोल प्रोवाइडर्स के पास बजट ज्यादा बड़ा नहीं होता, तो वो ही क्या होता है, मैनेज भी खुद ही कर रहा है बिजनेस को, तो वहां पर लिमिटेड स्किल दिखेंगी। बट कंपनी के केस में क्या होता है कि कंपनी का मैनेजमेंट आपका अच्छा हो सकता है, अच्छा ही होता है, क्योंकि वो प्रोफेशनल मैनेजर वगैरह को हायर कर सकते हैं, उनके पास इतना पैसा होता है, वो कैपेबल है इस चीज के लिए। अब आपका आ जाता है कैपिटल कंसिडरेशन। कैपिटल कंसिडरेशन में ये है कि हमें अपना बिजनेस शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए भाई। तो सिंपल सी बात है, अगर देखो आपका बिजनेस, आपको छोटा सा बिजनेस शुरू करना है, आपको अपने पार्लर की वो दुकान खोलनी है या आपको टेलरिंग का काम आता है वो खोलना है, तो भाई आप मतलब लिमिटेड कैपिटल के साथ शुरू कर सकते हो सोल प्रोप्राइटर के उसमें। बट वहीं पर अगर आपको ज्यादा मतलब बड़े लेवल पे सोच रहे हो आप, तो उसके लिए क्या होगा कि आपको कंपनी खोलनी पड़ेगी जहाँ पर आप लार्ज कैपिटल भी रेस कर सकते हो शेयर्स वगैरह को इशू करके। 6 पॉइंट आता है आपका डिग्री ऑफ कंट्रोल। अब भाई कोई भी बिजनेस चल रहा है मतलब, ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जैसे आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने बिजनेस में फुल कंट्रोल चाहिए, तो भाई सोल प्रोवाइडर के पास तो भाई फुल कंट्रोल होता है, क्योंकि वो अकेला ही होता है कि वो सारे मतलब डिसीजन लेता है, ठीक है, इस तरीके से। बट अगर आप हॉरो के केस में देखोगे, जैसे कंपनी के केस में, तो वो आपका कंट्रोल डिवाइडेड हो जाता है शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के बीच में, तो डिग्री ऑफ कंट्रोल हो गया एक फैक्टर। सातवां आपका पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस। इसमें है कि भैया किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो, भाई अलग अलग बिजनेस होता है ना, कोई कपड़ों का बिजनेस करता है, कोई स्वीट्स का बिजनेस करता है, कोई रियल एस्टेट का बिजनेस करता है, ठीक है। तो आप किस तरीके का बिजनेस कर रहे हो, फिर यही चीज तुरंत भाई, अब आप अलग अलग देखो अपने आसपास, आप मिठाई की दुकान ही देख लो, आपको कोई छोटे से लेवल पे दिख जाएगी कि भाई उसका एक ही कमरे में हो गया। कहीं पर आपको ऐसे हो जाएगी कि भाई इतनी बड़ी लेवल की किसी ने स्वीट शॉप खोल रखी है अपने, ठीक है, कहीं पर आपको दिखेगा कि भाई दो ही लोग काम कर रहे हैं, वहां पर आप देखोगे कि भाई 20-25 लोग काम कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, 20-25 तो काउंटर पे ही काम कर रहे हैं, जो अलग काम कर रहे हैं वो तो अलग है। तो नेचर ऑफ बिजनेस में आता है कि आप किस बिजनेस में डील करना चाहते हो, और उसके से स्केल मतलब होता है किस लेवल पे करना चाहते हो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज लेवल पे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका आ गया नेचर ऑफ बिजनेस पे। अब देखो अगर आपको छोटा सा लोकल ही बिजनेस करना है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप आपका बेटर ऑप्शन है उसके लिए। बट वहीं पर अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा बिजनेस ऐसा हो कि नेशन वाइड मेरा बिजनेस चले, जगह जगह मेरी ब्रांचेस हो, लार्ज स्केल पे करना है, तो उसके लिए आपका कंपनी बेटर रहता है। अब हम आ जाते हैं नहीं, ये हमारा 8 पॉइंट है कि कितना रिस्क इन्वॉल्व होता है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हमने बिजनेस की परिभाषा भी पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था कि बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन हो रहा है, रॉ मटेरियल खरीद के उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, या कोई प्रोक्योर कर रहा है और आगे जाके बेच रहा है, डेली बेसिस पे हो रही है, और इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। हमने एक टर्म पढ़ा था ना, रिस्क। तो बिजनेस कोई चाहे छोटे लेवल पे करे चाहे बड़े लेवल पे करे, वहां पर रिस्क इन्वॉल्व होता है। रिस्क होता है क्या है कि चांसेस कि आपको कितना लॉस हो जाए या कितना आप अर्न कर सको, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो, अब सोल प्रोवाइडर सिमिलर, देखो आप अकेले ही होते हो, सब कुछ देखने वाले, तो आपका रिस्क वहां पर थोड़ा हाई होता है। बट पार्टनरशिप में क्या होता है कि भाई इतने सारे मिलके काम करे, तो वहां पर आपका शेयर होता है। उसी तरीके से ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में भी शेयर हो जाता है। अब वही बात, तो अगर आप बिजनेस छोटे लेवल पे करोगे तो रिस्क भी छोटा ही होगा, बट अगर आप बड़े लेवल पे कर रहे हो तो रिस्क भी ज्यादा ही होगा। तो हमने ये 8 फैक्टर पढ़े जो आपके प्रभावित करते हैं चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये आपके 8 फैक्टर है किसके, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के।